कुंती, सरला दीदी ने क्या कहा? कहेंगी क्या? अब उनके कुछ भी कहे सुने से मुझ पर असर होने वाला नहीं है प्रभा। कुंती, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि सरला दीदी ने तुमसे क्या कहा। कर्ण को दूर भेजने के बाद अब वो तुम्हें कौन सी सलाह दे रही थी? वो कह रही थी जो कुछ भी हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता है क्या? उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं? पछतावा? उन्हें जो कुछ भी करना था वो तो वो कर ही चुकी हैं। अब पछताने से क्या होगा? मैं तुमसे शुरू से ही कहती थी कि कर्ण को एक दिन दूर जाना ही है, लेकिन तब तुम्हें मेरी बात बुरी लगती थी। अब देख लिया ना नतीजा। प्रभा, कैसी बातें करती हो तुम? एक माँ अपने बच्चे से मुंह नहीं लगाएगी तो कौन लगाएगा? और अगर तुम्हें लगता है कि सरला दीदी ने जो कुछ भी किया ठीक किया, तो फिर क्यों मुझसे हमदर्दी दिखा रही थी? क्यों मेरे साथ आंसू बहा रही थी? क्यों अपना चरित्र बदल दिया? तुम्हारी हालत पर, तुम्हारी इस हालत ने मुझे जज्बाती और भावुक बनाया है, वरना भावुक होना मेरी आदत नहीं। नहीं प्रभा, मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक तुम ही तो जिसने अपना बेटा खोया है। मैंने तो जैसे कुछ भी नहीं। तुम तो अपनी बेटी से पीछा छुड़वाना चाहती थी ना प्रभा? तुम तो उसे कलंक और पाप मानती थी ना? हाँ, मानती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उसको छाती से लगाए मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। कुंती, जिंदगी बहुत लंबी है और उसके रास्ते बहुत कठिन। जिंदगी के कठिन रास्तों पर चलने का शौक मुझे भी नहीं है प्रभा। मैंने तो सिर्फ अपने बेटे का साथ चाहा था और वो भी मुझसे छीन लिया गया। जो छीन गया उसे भूल जाओ। प्रभा, तुम भी सरला दीदी की तरह से बात करने लगी हो। तो क्या करोगी तुम? कौन सा रास्ता अपनाओगी? कर्ण को कहां से वापस लाओगी? वहीं जहां वो गया है। मैं उसे भुलाकर चुप बैठने वाली नहीं हूं प्रभा। वो मेरा बेटा है और उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। पाप के जने का कोई अधिकार नहीं होता कुंती, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ। प्रभा, तुम्हारे या किसी और के बोल देने से मैं अपने बेटे को पाप मानने वाली नहीं। ठीक है, तुम्हारा प्यार ही सही, लेकिन एक कुंवारी माँ अपने बेटे को कौन सा भविष्य दे सकती है? कुंती, कर्ण के भविष्य के लिए ही सही तुम्हारा उसे भूल जाना ही अच्छा है। प्रभा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तुम अपनी बेटी को भुला सकती हो, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं भुला सकती। तुम तो अपने से जुड़ी किसी भी बात को भुलाने के लिए तैयार नहीं हो कुंती, यहां तक कि उस मन को भी नहीं जिसने तुम्हें धोखा दिया। धोखा दिया तो क्या उसे भुला दो? लेकिन प्रभा, प्यार भी तो मैंने उसी के साथ किया था। तो क्या उस प्यार को भुलाने के लिए मैं अपने आप को भी भुला दूं? लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही प्रभा, कि ये मन ने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? उस मन के लिए अब भी तुम्हारी आंखों में आंसू है? न जाने किस मिट्टी की बनी हो तुम। वहां उसने अपनी नई दुनिया बना डाली, और उसकी उस नई दुनिया में तुम्हारी परछाई भी नहीं होगी। मन, ये तुम्हारी सुबह सुबह माँ जी से किस बात पे बहस हो रही थी? बहस नहीं पुष्पा, मैंने माँ से कह दिया कि अब मैं यहाँ पे और नहीं रह सकता। क्यों? ये अचानक इस जगह से इतनी नफरत क्यों? पुष्पा, क्या रखा है इस गांव में? सारे के सारे सुस्त और आलसी लोग रहते हैं यहाँ पे। ओहो, बड़ी जल्दी समझ में आ गई ये बात। इतने दिन से यहाँ रह रहे हो, उसका क्या? पुष्पा, इन दिनों में मुझे एक बात का एहसास हुआ कि छोटे गांव में रहकर इंसान की मेंटालिटी भी छोटी हो जाती है। इसलिए मुझे यहां से निकलना ही होगा। तो फिर तुम शहर से कंपाउंडरी की नौकरी छोड़कर क्यों आए थे? वो तो मैं नौकरी करने के मूड में नहीं था, और फिर एक बार नौकरी छोड़ दी तो रहता कहाँ, इसलिए मजबूरन यहाँ आना पड़ा।
नौकरी तो अभी भी नहीं है, अब कहाँ रहोगे? हाँ, कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। मन, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम? क्यों? मैं नहीं चल सकती? देखो मन, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। ठीक है, तुम भी चलो। मन, इतना बड़ा शहर है, हमारी कोई वहाँ पे जान पहचान भी नहीं है, कोई ठिकाना भी नहीं है, हम जाकर इस तरह रहेंगे कहाँ? हो जाएगा पुष्पा, रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। सबसे पहले हम वहां पहुंचे तो सही। बस अब यहाँ पे नहीं रहना हमें, जितना जल्दी हो यहाँ से निकल चलते हैं। तुम ऐसा करो, कल ही चलने की तैयारी करो। कल ही? इतनी जल्दी? और नहीं तो क्या, अरे अगर महीनों भर बाद जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। मन, इतनी भी क्या जल्दी है? कौन सा तुम्हारी नौकरी छूटी जा रही है? पुष्पा, तुम नहीं समझोगे। अरे तो समझा दो ना। अब एक बात बताओ मन, कहीं ये जल्दी उस लड़की के लिए तो नहीं है ना जो विदाई के बाद आई थी? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये उस लड़की का नाम सुनने के बाद तुम इतना भड़क क्यों जाते हो? क्योंकि मुझे इस तरह की बातें सुनने की आदत नहीं है। महाराजा हरिश्चंद्र जी, आप एक बात बताइए, ये आप मुझसे छिपा क्या रहे हैं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन वो क्या है ना कि तुम्हारा चेहरा जो है ना, वो तुम्हारे दिल की हर बात बता देता है। कुंती, इस खाली झूले में क्या ढूंढ रही हो? प्रभा, जैसे एक भूखा खाली बर्तन से अनाज का एक एक दाना ढूंढता है, वैसे ही मैं अपने कर्ण की एक एक याद को सहेज कर रख रही हूँ। इस कमरे में कर्ण की यादें तो हमेशा जिंदा रहेंगी। प्रभा, एक माँ के लिए उसका बच्चा पूरा संसार होता है। जब कर्ण यहाँ था तो ये कमरा कितना कितना हरा भरा लगता था, और अब उसके जाने के बाद कैसा उजड़ा हुआ सा लग रहा है। मैं तुम्हारी हालत समझ रही हूँ कुंती, लेकिन ऐसी बातें दिमाग में लाने से तुम्हारी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन प्रभा, मैं उसे एक पल के लिए भी भुला नहीं पा रही हूँ। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। सोने की कोशिश करती हूँ तो उसका चेहरा मेरी आंखों के आगे आ जाता है और मैं अचानक से उठ के बैठ जाती हूँ। मुश्किल तो है, जिस बेटी को मैं भूल गई, याद तो मुझे उसकी भी आ जाती है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को तसल्ली दे देती हूँ कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। लेकिन मैं खुद को तसल्ली नहीं दे पा रही हूँ प्रभा।
काश कि बस एक बार मैं उसे अपनी आंखों से देख पाती। कहाँ से देख पाओगी तुम उसे? वो बहुत दूर जा चुका है। लेकिन मेरे दिल से दूर नहीं प्रभा। मेरा मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कर्ण जा चुका है। तुमने सरला दीदी से कर्ण का पता पूछा? पूछा। मैंने हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े, लेकिन उन्होंने कर्ण का पता बताने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जिस चीज के बारे में वो बता नहीं सकती हैं, मैं उस चीज की उम्मीद उनसे न करूं। कर्ण के नए माँ बाप ने मना कर रखा है। नहीं माँ, नए माँ बाप? माँ बाप भी क्या नए पुराने होते हैं क्या? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे नहीं लगता कि सरला दीदी तुम्हें कर्ण का पता बताएंगी। ना बताएं। अगर वो नहीं बताएंगी तो क्या मुझे मेरे कर्ण का पता नहीं मिलेगा? मैं गवर्नर साहब के पास जाऊंगी। उन्होंने मेरे कर्ण को गोद दिया, उन्हें जरूर पता होगा। मैं उनसे जवाब मांगूंगी। आदाब। खुश रहिए बेगम। और बताइए, आपने तो बताया ही नहीं। मेरी गैर हाजिरी में सब ठीक था ना? सब ठीक ही रहा, मेरी भागदौड़ कुछ ज्यादा ही रही। पूरे हफ्ते में काफी अपॉइंटमेंट्स थे। अरे ये तस्वीर किसने बनाई? आपको याद है बेगम, आपके लंदन जाने के पहले वो महिला नवजीवन आश्रम से एक मोहतरमा आई थी, सरला जी। हाँ, जहाँ आप चीफ गेस्ट बन के गए थे। हाँ वही। तो वहीं पर आश्रम की एक औरत ने मुझे ये तोहफे में दी थी। उसने खास तौर से मेरे लिए अपने हाथों से बनाई थी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूब। हूबहू आपको उतार दिया है। बिल्कुल साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी, जो औरतें समाज से ठुकराई होती हैं उनमें भी कितना हुनर होता है, मानना पड़ेगा। सही कह रही हैं आप। मैंने भी जब ये देखा था तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था। मुझे लगता है कि इस औरत का ये हुनर इसके बड़े काम आ सकता है। लेकिन क्या बेगम? लेकिन आपके चेहरे पे ये उदासी, ये मायूसी, इतना दर्द। अब ये तो इसके बनाने वाले के उस औरत के जज्बात हैं। लेकिन उसके जज्बात आपके चेहरे पे कैसे आ सकते हैं? एक बात बताइए, उस जलसे में ऐसी कोई बात तो नहीं हुई थी ना? कैसी बात बेगम? मुझे तो वहाँ चीफ गेस्ट की हैसियत से बुलाया गया था बच्चे को गोद देने के लिए। मैंने वो किया। गोद देने के लिए उस बच्चे की माँ की अपनी मर्जी थी या नहीं? अब इसमें बिना मर्जी के जबरदस्ती कोई क्यों करेगा? आप यही तो नहीं जानते। आपने पता करने की कोशिश की थी? क्या उस बच्चे की माँ वहाँ मौजूद थी? शायद नहीं। हाँ याद आया बेगम, वो बच्चा गोद देने से पहले बच्चे की माँ का इंतजार किया जा रहा था। सरला जी बहुत परेशान थी। जब 6:30 बजे तक बच्चे की माँ की कोई खबर नहीं आई तो बच्चा गोद दे दिया गया। ओह, मतलब उस बच्चे की असली माँ की गैर मौजूदगी में वो बच्चा गोद दे दिया गया। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें उस माँ की मर्जी शामिल नहीं थी।